नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप सहायक आचार्य आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सहज प्रतिरक्षा के घटक। सहज प्रतिरक्षा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनकी विशेषताएं, इनकी परिभाषा ये हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम देखेंगे इनके मुख्य कौन कौन से घटक हैं। सहज प्रतिरक्षा के घटकों को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला शारीरिक अवरोधक, दूसरा रासायनिक अवरोधक। शारीरिक अवरोधक और रासायनिक अवरोधक को हम एपिथेलियल बैरियर यानी एपिथेलियल अवरोधक के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तीसरा जैविकी अवरोधक, चौथा विशेषीकृत कोशिकाएं, पांचवा विलयशील प्रभावी अणु। आज की वीडियो में हम शुरुआत के 3 घटकों को हम देखेंगे। यहाँ एक डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है, आप देख सकते हो। इसमें शारीरिक और रासायनिक अवरोध की बात करें, ये आप जो देख रहे हो ये शरीर की बाहरी सतह है, वो स्किन हो सकती है, वो एपिथेलियल हो सकती है, वो त्वचा का एपिथेलियल स्तर। एपिथेलियल स्तर कौन सा होता है त्वचा का? त्वचा का बाहरी स्तर एपिडर्मिस कहलाता है, आंतरिक स्तर डर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस वाला पार्ट एपिथेलियल कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए त्वचा का एपिथेलियल स्तर, श्लेष्मीय स्तर और ग्रंथि ऊतक ये सारे शारीरिक अवरोधक के रूप में आते हैं। रासायनिक अवरोधक के रूप में अम्लीय पीएच, बॉडी की अम्लीय पीएच, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स व पेप्टाइड्स। ये हो सकता है कि आपकी बीएससी वाले बुक्स में नाम नहीं दिया गया हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स व पेप्टाइड्स। एंटी माइक्रोबियल यानी ये जो सूक्ष्म जीव है उनके विरुद्ध अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है, यानी उनको किल करती है, मारती है या नष्ट करती है। ऐसी प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स की बात कर रहे हैं। वो किनके द्वारा सिक्रेट होती है, किनके द्वारा स्रावित होती है? वो एपिथेलियल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। वो भी रासायनिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। पैथोजेंस की बात करते हैं। जब पैथोजन या रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो वायरस भी हो सकता है, जैसे ये वाला वायरस है, और वो जीवाणु भी हो सकता है, जैसे ये जीवाणु है। ये बॉडी में प्रवेश करेगा, उससे पहले उसको शारीरिक और रासायनिक अवरोधकों को पार करना पड़ेगा। जब ये इनको पार कर लेता है, इनको इस बैरियर को या अवरोधक को तोड़ देता है, रासायनिक और शारीरिक अवरोधक को, तब वो अगले वाले बैरियर की ओर बढ़ता है। वो कौन सा होता है? कोशिकीय रेस्पॉन्स, यानी अब वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, तब क्या क्या क्रियाएं होगी? वहाँ कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे ब्लड के अंदर, विभिन्न ऑर्गन के अंदर विभिन्न प्रकार की विशेषीकृत कोशिकाएं पाई जाती है। वो उसकी पहचान करती है, उस जीवाणु या उस वायरस की पहचान करती है, पहचान करके अलग अलग क्रियाएं करती है। कुछ कोशिकाएं हैं जैसे मैक्रोफेजेज है, डेंड्रिटिक कोशिकाएं हैं, ये क्या करेगी? उस रोग कारक को या उस रोगाणु को निगल लेगी, निगल के फिर कुछ आगे की क्रिया करेगी, जिसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस करने के द्वारा फिर वो क्या करेगी? उस रोग कारक को या तो बाहर फेंक देगी या नष्ट कर देगी। कुछ कोशिकाएं क्या होगी? सक्रिय हो जाएगी। सक्रिय हो गई, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स या रसायनों का स्राव करेंगे, जैसे कुछ साइटोकाइंस व कीमोकाइंस का स्राव करती है। उसके द्वारा फिर वो कुछ दूसरी कोशिकाओं को आगे लेकर आते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स है उनको एक्टिव करते हैं, और एक जहाँ पर संक्रमण हुआ है, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है उस रोगाणु का, वहाँ पर सूजन को पैदा करते हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेशन यानी सूजन को पैदा करते हैं, और इस सूजन या इन्फ्लामेशन के द्वारा उस रोग कारक को बाहर फेंकते हैं या उसको नष्ट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल पदार्थों का भी सेक्रेशन होता है, श्रावण होता है। ये भी क्या करेंगे? रोग कारक को शरीर से बाहर फेंकेंगे या निकाल देंगे। यदि वायरस का अटैक हुआ है और वायरस कोशिका के अंदर प्रविष्ट हो गया है, जैसे ये कोशिका है, तब उस कोशिका को एन के कोशिकाएं पहचानेंगी और पहचान कर
एन के कोशिकाएं उस कोशिका को जो वायरस से संक्रमित है उस कोशिका को नष्ट कर देगी और उसके बाद में फिर उसको बाहर फेंक देगी। ये द्वितीय चरण है जो हमने अभी बात की थी। कोश के उस प्रथम अवरोधक है रासायनिक और शारीरिक जो अवरोधक है उनको पार करने के बाद जब बॉडी के अंदर रोगाणु प्रविष्ट कर जाता है तब सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति शुरू होती है। और द्वितीय पंक्ति में जन्मजात प्रतिरक्षा के कौन से घटक भाग लेते हैं? कोशिकाएं भाग लेती है और कुछ विलयशील प्रभावी अणु भाग लेते हैं। और इसके बाद में तीसरा जो चरण होता है वो होता है जन्मजात प्रतिरक्षा के बाद में एक दूसरी प्रतिरक्षा सक्रिय होती है जिसको हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा का सक्रियण। वो कैसे होता है? उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? टी सेल, बी सेल। वो आगे फिर उस यदि जन्मजात प्रतिरक्षा असफल हो जाता है तब उस रोगाणु या उस वायरस के विरुद्ध उपार्जित प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है। वो हम आगे जब वीडियो बनाएंगे इस पर तब हम उसको देखेंगे। एक संक्षिप्त में मैंने आपको ये एक डायग्राम समझाया है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला घटक देखते हैं शारीरिक अवरोधक। शारीरिक अवरोधक में कौन कौन से हम पढ़ेंगे? त्वचा पढ़ेंगे, श्लेष्म झिल्ली पढ़ेंगे जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ग्रंथि ऊतक पढ़ेंगे, अन्य एपिथेलियल सतह है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये शारीरिक अवरोधक है। त्वचा की बात करते हैं, स्किन के बारे में हम सभी जानते हैं। स्किन पृष्ठीय क्षेत्रफल व भार के अनुसार सबसे बड़ा अंग होता है, ये आप सभी जानते हैं। दो स्तर से बना होता है, बाहर की ओर पतला एपिडर्मिस का स्तर होता है, अंदर की ओर मोटा डर्मिस का स्तर होता है। एपिडर्मिस में एक दूसरे पर सटी हुई एपिथेलियल कोशिकाओं के कई स्तर पाए जाते हैं। एपिथेलियल कोशिकाओं के कई स्तर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस का सबसे बाहरी स्तर मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, ये आप सभी जानते हैं, जिसमें सुरक्षात्मक जल अवरोधी प्रोटीन जिसको केराटिन कहते हैं पाई जाती है। समय के साथ बाहरी स्तर का उतरना सतह से सूक्ष्म जीवों को हटाने में सहायक होता है। इसके अलावा त्वचा की शुष्कता ड्राइनेस पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। सतह पर यदि स्किन नम हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, तब कवक का संक्रमण हो सकता है, तब कवक का संक्रमण हो जाता है। इसलिए स्किन को ज़्यादातर टाइम हमें शुष्क रखना होता है। जैसे पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तब पसीने से भी कवक का इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है। इस प्रकार पास पास में व्यवस्थित कोशिकाएं, नहीं पास पास में सटी हुई कोशिकाएं, पहला लक्षण। दूसरा, सतत स्तरीकरण, लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नए स्तर बनते रहते हैं, ऊपर वाले स्तर हटते रहते हैं। तीसरा, केराटिन की उपस्थिति। चौथा, त्वचा की शुष्कता व उतराव। ये सभी कारक रोगाणु से शरीर की सुरक्षा करते हैं। ये पहला घटक हो गया, पहले घटक का पहला पार्ट त्वचा। उसके बाद में दूसरा है श्लेष्म झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन। श्लेष्म झिल्ली बाहर की ओर एपिथेलियल स्तर व अंदर की ओर संयोजी ऊतक से बनी होती है। संयोजी ऊतक कौन सा? जैसे ब्लड एक संयोजी ऊतक का प्रकार है। यह सुरक्षा की प्रथम लाइन का महत्वपूर्ण घटक है। सुरक्षा की प्रथम लाइन कौन कौन से है? त्वचा है, श्लेष्म झिल्ली है, ये रासायनिक और शारीरिक जितने भी बैरियर है वो सुरक्षा की प्रथम लाइन का निर्माण करते हैं। श्लेष्म झिल्ली संपूर्ण जठरांत्र यानी पूरी की पूरी आहार नाल है या उसके भाग है उसमें, श्वसन मार्ग है उसमें, और जनन मूत्रीय मार्ग है उसके ऊपर पाई जाती है। श्लेष्म झिल्ली की एपिथेलियल लेयर यानी बाहर की जो एपिथेलियल स्तर होता है वो किसका स्राव करती है? श्लेष्मा का, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता है तथा ग्लाइकोप्रोटीन युक्त होता है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। इस म्यूकस का निर्माण श्लेष्म झिल्ली की गोबलेट कोशिकाओं द्वारा होता है। ये क्या काम करता है? मार्ग को
नम बनाता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव श्लेष्म से चिपक जाते हैं और बाद में उनको नष्ट कर दिया जाता है। श्वसन व जठरांत मार्ग में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव श्लेष्मा के कारण फंस जाते हैं। नासिका माने नाक की बात हो रही है, इसकी जो श्लेष्म झिल्ली है उसमें श्लेष्म के साथ हैर पाए जाते हैं, यानी जो हैर पाए जाते हैं वो श्लेष्म से युक्त होते हैं, चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे हैर पाए जाते हैं, जिसमें बड़े कण या सूक्ष्म जीव फंस जाते हैं। अन्य छोटे कण सूक्ष्म जीव जो नहीं फंस पाते वो नीचे के श्वसन मार्ग में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे के श्वसन मार्ग में पक्षमाभ या सीलिया पाए जाते हैं, जिनकी लगातार ऊपर नीचे की गति द्वारा क्रमाकुंचन गति द्वारा श्वास के साथ श्वास नाल में प्रविष्ट करने वाले धूल के कण व सूक्ष्म जीव को बाहर धकेल दिया जाता है वापिस से। खांसी और छींक इस क्रिया को गति प्रदान करते हैं। खांसी और छींक क्यों आती है? कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई रोगाणु है यदि नाक के द्वारा श्वसन मार्ग में कहीं चला गया, उसको बाहर निकालने के लिए छींक आती है, और आहार नाल वाले भाग में कोई कण चला जाता है, उसको निकालने के लिए खांसी आती है। श्वास नाल में पाए जाने वाले एपिग्लोटिस भी सूक्ष्म जीवों को श्वास नाल में प्रवेश करने से रोकते हैं। ये पाचन तंत्र में पढ़ेंगे हम एपिग्लोटिस का क्या काम होता है। कान की बाहरी करनाल यानी कान की नलिका है, इसमें बाल व किट्टी, जिसको हम किट्टी कहते हैं हमारी लोकल भाषा में, एयरवैक्स इसका इंग्लिश में नाम है, ये पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों, धूल, कीटों, पानी को कान के अंदर प्रविष्ट करने से रोकते हैं। अगले कारक की बात करते हैं, ग्रंथीय ऊतक। ग्रंथीय ऊतक में कौन से है? पहला है अश्रु उपकरण, दूसरा है लार ग्रंथियां, तीसरा स्तन ग्रंथियां हैं। ये कौन से है? ग्रंथीय ऊतक है। आँखों को अश्रु उपकरण आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें पाए जाने वाली आंसू ग्रंथियां, जिसको लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं, ये आंसुओं का निर्माण करती है, जिसके द्वारा आंखों की पलकों व आंखों की सतह को नम रखा जाता है। हमारी पलकें झपकती, हम इधर देखते हैं, उससे जो आंसू चारों तरफ रोटेट करता है, रोटेट करने से आंखों की जो कॉर्निया है उसकी सतह और आसपास की सतह हमेशा नम बनी रहती है, और नम बनी रहने से जीवाणु उसमें चिपक जाते हैं और उन जीवाणु को बाहर फिर निकाल दिया जाता है। पलकों के लगातार झपकने से आंसू की गति के कारण सूक्ष्मजीव सतह पर पनप नहीं पाते हैं। लार ग्रंथियों में स्रावित लार दंत की सतह व मुख का श्लेष्म सतह से सूक्ष्म जीवों को हटाती है। दंत की सतह तथा मुख की श्लेष्म सतह से सूक्ष्म जीवों को हटाती है। स्तन ग्रंथियों की बात करें, स्तन ग्रंथ में पाए जाने वाले मिल्क भी सूक्ष्म जीवों को वास करने में सहायक होते हैं। अगले हम घटक की बात करें, अन्य एपिथेलियल सतह, रुधिर व लसिकीय वाहिकाओं में पाए जाने वाली एपिथेलियल कोशिकाएं, जिनको एंडोथेलियल कोशिकाएं कहती है, ये एपिडर्मिस की एपिथेलियल कोशिकाओं की तरह क्लोजली पैक्ड नहीं होती है। जैसे ऊपर हम बताकर गए हैं कि हमारी त्वचा की जो एपिडर्मिस होती है उसमें पाए जाने वाली एपिथेलियल कोशिकाओं की तरह है एंडोथेलियल कोशिकाएं क्लोजली पैक्ड यानी एक दूसरे के पास हटी हुई नहीं होती है। इसका मतलब उनकी जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? शिथिल होती है, दूर दूर स्थित होती है। इस वजह से प्रतिरक्षक कोशिकाएं रुधिर से किसमें चली जाती है? ऊतकों में प्रविष्ट कर जाती है। साथ ही इसके साथ सूक्ष्म रोगाणु भी इसके कारण रुधिर, ऊतक व लसिका में आ जा सकते हैं, क्योंकि रुधिर व लसिकीय वाहिकाओं
में पाए जाने वाली एंडोथेलियल कोशिकाएं पास पास स्थित नहीं होती है। इनके बीच में, इन कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस के माध्यम से प्रतिरक्षा की कोशिकाएं या सूक्ष्म रोगाणु एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। उपरोक्त शारीरिक कारकों के अलावा निम्न कारक भी शरीर की सूक्ष्म रोगाणुओं से सुरक्षा करते हैं। जैसे मूत्र की बात करें, मूत्र के प्रवाह द्वारा मूत्र मार्ग को साफ रखा जाता है। दूसरा, योनि स्रावों के द्वारा सूक्ष्म रोगाणु को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तीसरा, कर्मकुंचन, शौच, वमन, दस्त आदि क्रियाएं भी रोगाणु को शरीर से बाहर निकालती है। ये एक तरह से फिजियोलॉजिकल अवरोधक कह सकते हो इनको आप, कार्यकीय अवरोधक की श्रेणी के अंदर ये आ जाते हैं। दूसरे प्रकार के अवरोधक है रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक के अंदर हम अम्लीय पीएच एवं एपिथेलियल सतहों के स्रावण के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स व पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय पीएच की बात करें हम, एसिडिक पीएच, त्वचा व श्लेष्म झिल्ली के विभिन्न स्रावणों की पीएच अम्लीय होती है, जो रोग कारकों की वृद्धि को रोक देती है। जैसे लार है, सीबम है, जठर रस है, योनिस्राव है, मूत्र है आदि सभी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अम्लीय किसे कहेंगे? जिनकी पीएच 7 से कम होती है, उनको हम अम्लीय कहते हैं। रोग कारकों की वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। अम्लीय पीएच रोग कारकों की वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। एयरवैक्स अभी हम बात करके गए थे, कान की किट्टी, इसकी पीएच कितनी होती है? 3 से 5 के बीच में होती है, यानी ये भी एक तरह से एसिडिक है, जो सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को रोकते हैं। जठर रस के बारे में आप जानते हो, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी कहते हो। ये अधिकतर रोगाणु अथवा जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। त्वचा की सेबेसियस ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, जिसको तेल ग्रंथियां भी हम कहते हैं। किसका निर्माण करती है? सीबम का। एक तेलीय पदार्थ होता है जिसका निर्माण करती है सीबम का। इसमें एक घटक असंतृप्त फैटी एसिड पाया जाता है। असंतृप्त फैटी एसिड क्या करता है? ये कुछ बैक्टीरिया व कवकों के निर्माण को बाधित करता है, इनकी वृद्धि को रोकता है। सीबम की पीएच 3 से 5 के बीच होती है, यानी यह भी एसिडिक होता है। त्वचा की जो श्वेत ग्रंथि है, यानी पसीने की ग्रंथि है, उसके द्वारा पसीने का निर्माण किया जाता है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, कुछ अपशिष्ट को बाहर निकालता है। इसके अलावा इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, जो बैक्टीरिया, मुख्यतः ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। लार की बात करें, लार में लाइसोजाइम, यूरिया व यूरिक एसिड आदि पाए जाते हैं, जिससे इसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है। इसमें IgA एंटीबॉडी भी पाई जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है था, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA, ये आपको याद रखनी है। IgA ये लार में एंटीबॉडी पाई जाती है, जो सूक्ष्म जीवों को श्लेष्म झिल्ली से संपर्क होने से रोकती है। जठरस की बात करें, जठरस के बारे में बताया मैंने अभी, काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होता है और इसकी पीएच कितनी होती है? लगभग 1 से 3 के बीच में होती है। इसमें HCl होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें श्लेष्म आदि का मिश्रण होता है। ये सारे से सारे मिलकर रोग कारकों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। अगले घटक की हम बात करें, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स व पेप्टाइड्स। इनका श्रावण किसके द्वारा होता है? एपिथेलियल कोशिका के द्वारा वृहद स्तर पर एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स व पेप्टाइड का श्रावण होता है, जो रोग कारकों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहले मैं बात करूँ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, यानी ये वो प्रोटीन्स होती है जो सूक्ष्म रोगाणुओं को किल करती है या उनको नष्ट करती है। इनका श्रावण किसके द्वारा होता है?
त्वचा व एपिथेलियल या एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये अधिकतर एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स अधिकतर किस प्रकार की होती है, या तो एंजाइम होती है या फिर बाइंडिंग प्रोटीन होती है। बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब जो बाइंड करती है, जो बंध बनाती है किसी दूसरे भाग से, एंजाइम से या जीवाणु से या माइक्रोब से बंध बनाती है। ये क्या करेगी, बैक्टीरिया और कवक कोशिकाओं की वृद्धि को रोक देते हैं या नष्ट कर देते हैं। लाइसोजाइम भी एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स है, जो किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है और श्वसन मार्ग के द्रव में पाया जाता है। ये क्या करता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति के पेप्टिडोग्लाइकेन घटक को तोड़ देता है। पेप्टिडोग्लाइकेन घटक को तोड़ देता है लाइसोजाइम एंजाइम। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन है, लैक्टोफेरिन, कैलप्रोटेक्टिन। ये किसके उदाहरण है, बाइंडिंग प्रोटीन के उदाहरण हैं। हमारी बात करें हमारी जो त्वचा है उसके द्वारा सोरियासिन, S100 प्रोटीन आदि एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन स्रावित की जाती है। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा। यदि हम बात करें आंतरीय एपिथेलिया की बात करें, आंत के अंदर यानी आहार नाल के अंदर पाए जाने वाली एपिथेलिया की बात करें, उसके द्वारा लेक्टिन्स फैमिली की प्रोटीन्स तथा रेग थर्ड प्रोटीन्स आदि एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है। रेग REG थर्ड प्रोटीन जीवाणुीय कोशिका भित्ति के कार्बोहाइड्रेट से बंध बनाती है तथा जीवाणुओं को आहार नाल की एपिथेलिया से जुड़ने से रोकती है। यह एक जीवाणुनाशी है, यानी जीवाणु को नष्ट करने वाली है। श्वसन मार्ग की एपिथेलियम के द्वारा स्नेहन प्रोटीन व लिपिड का निर्माण किया जाता है। स्नेहन का मतलब जो लुब्रिकेट करती है, जो मार्ग को स्मूथ बनाती है, जिन्हें पृष्ठ सक्रिय कारक भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ सक्रिय कारक। उदाहरण के तौर पर कोलेक्टिन समूह की SPA और SPD प्रोटीन। ये थोड़ा रटने वाला सा पार्ट है, इनको आपको याद रखना। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आगे यदि आप MSc भी करोगे तब भी ये आपके टॉपिक बहुत काम आएगा। अगले घटक की बात करते हैं, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन से किस बात में अलग होते हैं, अमीनो एसिडों की संख्या के मामले में। यहाँ अमीनो अम्लों की संख्या 100 से कम होती है पेप्टाइड्स में, जबकि प्रोटीन्स की हम ऊपर बात करके गए वहाँ पे 100 से अधिक होते हैं। ये दोनों में कुछ अंतर है। यहाँ पर सिस्टीन की संख्या अत्यधिक होती है। ये धनायनित होते हैं, यानी पॉजिटिव ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। धनात्मक आवेश व उभयधर्मी प्रकृति के कारण ये जीवाणु, कवक, परजीवी, वायरस आदि की कोशिका झिल्ली की जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की जो द्विलेयर है, द्विस्तर है, उसके अम्लीय फॉस्फोलिपिड से जुड़ जाते हैं और जुड़कर उसमें क्या कर देते हैं, छेद बना देते हैं। छेद करने के कारण ये रोगाणु के शरीर में या रोगाणु की कोशिका में प्रवेश करके वहाँ विषैला पदार्थ छोड़ देते हैं, जिससे रोगाणु की नष्ट हो जाती है या माइक्रोब्स या जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, यानी उन कोशिकाओं को वो नष्ट कर देते हैं। किस प्रकार, विषैला प्रभाव प्रदर्शित करके। मनुष्य में पाए जाने वाली मुख्य एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड कौन सी है, अल्फा एवं बीटा डिफेंसिस, कैथेलिसिडीन और हिस्टेटिन्स। ये 3 है, ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। ये तो दो प्रकार के अवरोधक हो गए। तीसरे प्रकार का अवरोधक है जैविक अवरोधक। जैविक अवरोधक के रूप में हमारे बॉडी में बहुत सारे लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं, जो निम्न सिद्धांतों के आधार पर रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं। कौन कौन से सिद्धांत है, ये
बहुत कम संलग्न स्थलों के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा स्पेस इनकी आवश्यकता नहीं होती, कुछ स्थान निश्चित कर लेते हैं और वहीं हमेशा रहते हैं, वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाते, वहाँ संलग्न रहते हैं। जिन पर वे रहते हैं तथा वहाँ उपलब्ध स्थान और पोषण के लिए दूसरे रोगाणुओं से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, और जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ वो उस स्थान के लिए दूसरे रोगाणुओं से लड़ते हैं और उनको हरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब बॉडी में दूसरे प्रकार के जीवाणु प्रवेश करते हैं तो वो उन जीवाणु को वहाँ पनपने नहीं देते हैं। सामान्य सूक्ष्म जीव ऐसे पदार्थों का निर्माण करते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जिनको हम नॉर्मल माइक्रोबायोटा कहते हैं। ये ऐसे पदार्थों का निर्माण करते हैं जो रोग जनकों को बाधित या मार देते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का विकास सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होता है। जन्म से पहले भी, मतलब जन्म के पहले से ही सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में प्रतिरक्षा तंत्र का विकास होता है, यानी ये बायोलॉजिकल बैरियर या जैविक अवरोधक भी महत्वपूर्ण घटक है। ये हमने 3 घटक देखे हैं जो सुरक्षा की प्रथम लाइन का निर्माण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विशेषीकृत कोशिकाएं, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।